एक तरफ काठमांडू की सड़कें खून से लाल हैं तो दूसरी तरफ युवाओं की चीखें आसमान एक तरफ युवाओं के फैसलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी वीर गाथाएं सुनाई जा रही हैं। इतिहास की पहली क्रांति है जो बिना नेता के चल रही है। 36-38 घंटे के अंदर सरकार बदल जाती है। सोशल मीडिया आज क्रांति का प्रतीक बन गया है। जिस जनरेशन को बोला जाता है कि यह कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ फ़ोन चलाती है, उसी जनरेशन ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल जो कभी शांति का प्रतीक था, आज अस्थिरता में आ गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा पड़ जाता है। वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच जाता है कि पार्लियामेंट को जला दिया जाता है। प्रधानमंत्री के घर भी आगजनी होती है। इसी सब के बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत हो जाती है जब उनके घर पर आग लगाई गई। क्या कारण है इतने गुस्से के पीछे? इसका कारण बहुत गहरा है। 8 सितंबर को हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इस प्रोटेस्ट को एक हामी नेपाल नाम की एनजीओ ने ऑर्गेनाइज़ किया था। यह प्रोटेस्ट शांतिप्रिय तरीके से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहा था। सरकार की तरफ से पुलिस को लाया जाता है और वो वाटर कैनन, रबर बुलेट, आंसू गैस आदि हथियारों का इस्तेमाल करती है। दोनों के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। यह पार्लियामेंट के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर पर सीधा लाइव बुलेट से कम 19 प्रोटेस्टर मारे जाते हैं, 400 लोग घायल होते हैं। इस तानाशाही की खबर पूरे देश में फैलती है और लोग आ जाते हैं, जिनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार सिचुएशन संभालने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ जाता है। बाकी शहरों में भी प्रोटेस्ट शुरू होने लगता है। पुलिस ने बच्चों के ऊपर गोली चलाई। बच्चों ने नेपाल को तहस नहस कर दिया। दमन की पराकाष्ठा पार हो गई। प्रोटेस्ट का मुख्य कारण करप्शन, मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म था। बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं जो सरकार के करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं। 5 में से 1 युवा बेरोजगार है नेपाल। हजारों लोग रूस यूक्रेन वार में चले गए। नेपाल के मंत्रियों के बच्चे अपनी ऐसी आराम की ज़िंदगी, लग्जूरियस लाइफ को सोशल मीडिया पर डालने लगे, जिससे नेपो किड्स हैशटैग ट्रेंड करने लगा। 2008 से पहले नेपाल मोनार्की था, जहां सारी पावर राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा किंग ज्ञानेंद्र था। इनको हटाने के लिए एक आंदोलन था, 2006 का लोकतंत्र आंदोलन, और दूसरा था बहुत सालों से चल रहे माओइस्ट एजेंसी के द्वारा विरोध किया जाता था। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को अबोलिश कर दिया जाता है और नेपाल फेडरल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बन जाता है। 17 साल के लोकतंत्र में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। 3-4 नेताओं के बीच प्रधानमंत्री की कुर्सी घूमती रहती है। इस इनसिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच नेपाल के लोगों का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। सोशल मीडिया को बंद करने से नेपाल की इकोनॉमी टूरिज्म पर ज़्यादा डिपेंड है, जो मुख्यतः सोशल मीडिया से ही होता है। 9 सितंबर को लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री केपी ओली भी इस्तीफा दे देते हैं और एक नई सरकार का गठन होता है और अगले साल इलेक्शन होना सुनिश्चित होता है। नेपाल का उदाहरण एक लाइव एग्जाम्पल है कि क्या होता है जब जनता की आवाज़ को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता है, जब करप्शन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। नेपाल का भविष्य ही आज नेपाल को तबाह कर रहा है। यह सब दिखाता है कि देश तभी चलेगा जब जनता के हितों की बात होगी। नेपाल की क्रांति कब तक लहू से लिखी जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। नेपाल की तस्वीरें बताती हैं, जो युवा से टकराएगा फिर इतिहास बन जाए। धन्यवाद।